नमस्कार साथियों, मैं सुभाष बेधड़क आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि यदि आप लैटरल एंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, इस मुद्दे को जानने में आपकी रुचि है, इससे जुड़े सारे डायमेंशंस को आप समझना चाहते हैं, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो कृपया करबद्ध निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप 1-2 मिनट देख करके और मूल्यांकन करेंगे या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो फिर ये आपके साथ भी जस्टिस नहीं होगा और मेरे साथ भी जस्टिस नहीं होगा। तो कृपया, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके काम का नहीं है तो कृपया 10 सेकंड भी समय अपना बर्बाद मत कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है लैटरल एंट्री। हाल ही में ये टॉपिक बहुत ही चर्चित रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि यूपीएससी 45 अलग अलग पदों के लिए, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी के पद हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद हैं और डायरेक्टर्स के पद हैं, इन पर लैटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। फिर क्या था, फिर इसका भारी विरोध हुआ। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अपोजिशन के सारे लीडर्स ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया, और विरोध किया जाना भी चाहिए था। विपक्ष भी सरकार का ही अंग है। विपक्ष का काम है कि सरकार के ऊपर लगाम लगा करके रखना, ताकि सरकार एक एक कदम सोच सोच करके बढ़ाए। बहुत जोरदार विरोध होने का कारण है कि जो यूपीएससी का नोडल मंत्रालय है डीओपीटी, उसके मंत्री महोदय हैं जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने एक लेटर लिखा यूपीएससी को। उसमें यूपीएससी से अर्ज़ किया कि आपने 17 अगस्त 2024 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है, कृपया आप उसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय को लेकर के बहुत ही संवेदनशील है, और चूँकि इस नियुक्ति में, इस नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन पॉलिसी का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए आप इसको वापस लीजिए। और चूंकि डीओपीटी ने कहा तो यूपीएससी ने बिना देर किए इसे वापस ले लिया। तो आइए थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि दरअसल इस लैटरल एंट्री का जेनेसिस कहाँ है। तो अमेरिका में एक समय स्पॉयल्स सिस्टम हुआ करता था। स्पॉयल्स सिस्टम के लिए हिंदी में शब्द है लूट प्रणाली। लूट प्रणाली यानी स्पॉयल सिस्टम के तहत भी लोगों को सीधे रिक्रूट किया जाता था, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी औपचारिकता को पूरा किए सीधे रिक्रूट किया जाता था। लेकिन 1883 में इस स्पॉयल सिस्टम को मेरिट सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया। इसके बावजूद अमेरिका में अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। लिमिटेड नंबर्स में वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कुछ लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं अभी भी अपनी सरकार में। अगर भारत की बात करें तो मैकॉले रिपोर्ट के बाद, मैकॉले के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो इंडियन पेनल कोड था, इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उसी इंडियन पेनल कोड की जगह पर, यानी आईपीसी की जगह पर अभी बीएनएस आया है। तो मैकॉले रिपोर्ट के बाद 1854 में सिविल सर्विस कमीशन का गठन किया गया। तो क्या उससे पहले भारतीय सिविल सेवा में नहीं जाते थे, लेकिन उससे पहले यानी 1854 से पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लोगों को नॉमिनेट करती थी और फिर लंदन में उनकी ट्रेनिंग होती थी। लेकिन 1854 में सिविल सर्विस कमीशन का गठन हुआ। उसके बाद मतलब तय हुआ कि नहीं, अब कंपटीशन के थ्रू लोगों का चयन होगा, परीक्षा के माध्यम से लोगों का चयन होगा, फेयर चांसेस दिए जाएंगे लोगों को,
और इसके बाद, इसके 10 सालों बाद 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा को क्रैक किया। और फिर 1922 से पहले तक ये जो सिविल सर्विस कमीशन और इस कमीशन जो एग्ज़ाम लेता था सिविल सर्विसेज के लिए, ये केवल और केवल लंदन में ही हुआ करता था। यानी अगर किसी भारतीय को इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो उसे लंदन जाना पड़ेगा। लेकिन 1922 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये परीक्षा भारत में भी कराई जाने लगी। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इस एक्ट के आधार पर 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से एक कमीशन का गठन किया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन था इसका नाम बदल के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। और जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो यही जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था इसका नाम बदल के हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तब से लेकर अभी तक भारत में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और बी के जितने भी पदाधिकारीगण होते हैं, उनकी नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से ही की जाती है। लेकिन एक चीज़ और समझने वाली बात है कि 1966 में एआरसी फर्स्ट का गठन किया गया। एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। 1966 में इसका गठन हुआ। मोरारजी देसाई जो भारत के आगे चल के 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, इनकी अध्यक्षता में एआरसी फर्स्ट का गठन किया गया। गठन क्यों किया गया? तो हम जानते हैं कि जो भारतीय ब्यूरोक्रेसी है वो ब्रिटिश विरासत की देन है, इसीलिए इसे मैकाले पुत्र भी कहा जाता है। जो भारतीय नौकरशाह हैं उनके लिए एक मतलब व्यंग का इस्तेमाल, व्यंग्यात्मक लहजे में उनको मैकाले पुत्र कहा जाता है, क्योंकि मैकाले रिपोर्ट के आधार पर ही इसका गठन किया गया था सर्वप्रथम 1854 में सिविल सर्विस कमीशन का। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी। उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए 1966 में एआरसी का गठन किया गया। इसकी बहुत सारी अनुशंसाएं आईं। इसमें लेटरल एंट्री शब्द का सीधे सीधे प्रयोग तो नहीं किया गया, किंतु जो कहा गया उसका निहितार्थ यही था कि प्रशासन में सुधार के लिए, प्रशासन को में निखार लाने के लिए, प्रशासन को की कमियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ डोमेन एक्सपर्टीज़ वाले लोगों को प्रशासन में सीधे लाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर से 2005 में एआरसी सेकेंड का गठन किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकेंड यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसके जो चेयरमैन थे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली थे। इन्होंने पहली बार जो अपनी अनुशंसा दी उसमें लेटरल एंट्री शब्द का प्रयोग किया और बताया कि प्रशासन में एफिशिएंसी लाने के लिए, प्रशासन में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, प्रशासन को सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए, प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लेटरल एंट्री के थ्रू कुछ डोमेन एक्सपर्टीज़ वाले लोगों को सीधे प्रशासन में लाया जाना चाहिए अल्पकाल के लिए। और चूंकि 1966 में एआरसी फर्स्ट की भी अनुशंसा आ चुकी थी, तो उसके बाद इक्का दुक्का उदाहरण मिलते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू लोगों को लिया जाता था। जैसे अगर कुछ उदाहरण की बात करें तो मनमोहन सिंह जो 2004 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री रहे, इनको 1966 में चूँकि एआरसी फर्स्ट का रिकमेंडेशन आ चुका था, तो उसको आधार बनाते हुए संभवतः चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया इनको 1972 में, मनमोहन सिंह जी को। फिर 1976 में इनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है मोंटेक सिंह अहलुवालिया। इनको 1988 में प्रधानमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया। 1990 में इनको वाणिज्य सचिव बनाया गया।
विजय एल केलकर, इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बनाया गया 1994 में। बिमल जलान, इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार 1981 में। सुमन दुबे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में प्रेस एडवाइज़र बनाया गया। नंदन नीलेकनी, ये बहुत बड़ा नाम है, इन्फोसिस के को फाउंडर रहे हैं। इनको 2009 में UIDAI का चेयरमैन बनाया गया। आज जो हमारे और आपके जेब में आधार कार्ड है, ये नंदन नीलेकनी का ही ब्रेन चाइल्ड है। और सबसे बड़ी बात कि सोनिया गांधी को सलाह देने के लिए, हम लोग जानते हैं कि 2004 से 14 तक जो केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया गांधी ही दरअसल बैकडोर से सारा कुछ हैंडल करती थी। तो सोनिया गांधी को भी सलाह देने के लिए एक तरीके से एक सुपर कैबिनेट हुआ करता था, जिसको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बोलते थे। इसके भी जो मेंबर्स थे वे सारे लोग लैटरल एंट्रेंट्स थे। तो उदाहरण हमें पहले भी देखने को मिल रहे हैं कि भाई लोगों को लैटरल एंट्री के थ्रू सरकार में ज़्यादा गदा लाया जाते रहा है। लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत जो है लैटरल एंट्री की, वो 2018 में अभी की सरकार ने की, और अभी तक 2018 से अभी तक कुल 63 लोगों को रिक्रूट किया गया है लैटरल एंट्री के थ्रू। और ये जो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, ये डेक्कन हेराल्ड के हवाले से दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत भारी संख्या में लोगों को लेटरल एंट्री के थ्रू रिक्रूट कर दिया। पहले भी यदा कदा उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, और अभी की सरकार ने भी भले ही 2018 में इसकी औपचारिक शुरुआत की, लेकिन अभी तक मात्र 63 लोगों को ही लेटरल एंट्री के थ्रू लाया गया है केंद्र सरकार में। अब आइए उन कारणों की पड़ताल करते हैं जिसके कारण इसका विरोध हुआ, इस पर विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी का क्या कारण था, अपोजिशन के लोग क्यों इसका विरोध कर रहे थे। तो लोगों का कहना था कि सरकार ऐसी नियुक्तियों में पक्षपात करती है, अपने मनचाहे, अपने चहेते, अपने मनपसंद लोगों को सिस्टम में लाती है इसके माध्यम से। तो इस बात में अगर अपोजिशन की दृष्टिकोण से देखें तो बात सही है कि सरकार अपने मनचाहे लोगों को सिस्टम में लाती है, सरकार में लाती है। लेकिन अगर सरकार के नज़रिए से देखें तो इसमें कोई बुराई नज़र आती नहीं है, क्योंकि कोई भी जो रूलिंग पार्टी है उसको जनता ने मैंडेट दिया है कि आप जाइए सरकार बनाइए। और जब वो पार्टी चुनाव के समय जनता के सामने गई थी वोट मांगने, तो उसने अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जनता के समक्ष रखा था। उस मैनिफेस्टो को देख करके ही जनता ने मैंडेट दिया कि जाइए आप सरकार बनाइए, और उस पार्टी की सरकार बनी। कोई भी पार्टी हो सकती है। अब उस सरकार को जनता की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो सरकार में कुछ वैसे लोगों को लेकर के आए जिसकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से मेल खाती हो, वो व्यक्ति सरकार के इशारों को समझ ले। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आ रही है सिस्टम के भीतर जिसकी विचारधारा सरकार से एकदम विपरीत है। ऐसे में क्या होगा कि कभी कंसेंसस बन ही नहीं पाएगा। कभी अगर किसी मुद्दे के ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो जल्दी डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। फिर सरकार बन जाएगी एक प्रकार से टेलीविज़न का डिबेट जिसमें कोई कंक्लूजन निकलता ही नहीं। तो इससे बचने के लिए कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, जहाँ जिसकी सरकार है वो अपने चहेते लोगों को ही सरकार में लाना चाहते हैं। तो मेरा जो दृष्टिकोण है उसमें उस दृष्टिकोण के हिसाब से इस वाले पॉइंट में कोई दम नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी का वायलेशन होता है लेटरल एंट्री में। इस बात में दम है कि लेटरल एंट्री में अभी तक जो 63 रिक्रूटमेंट्स हुए हैं उनमें रिजर्वेशन पॉलिसी का ध्यान नहीं रखा गया है। लेकिन सरकार का इसके पीछे तर्क है कि चूँकि ये सिंगल कैडर पोस्ट होते हैं और स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं, इसलिए इसमें
हम आरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो सरकार का कहना है कि ये लोग मैक्सिमम 5 साल तक ही सिस्टम में रहते हैं, किसी एक डिपार्टमेंट में बहाल होते हैं, उसी डिपार्टमेंट में इनिशियली 3 साल और फिर 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है अच्छा काम होने पर। मैक्सिमम 5 साल तक रहते हैं, उसके बाद फिर जहाँ से आते हैं वहीं चले जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाता है, सरकार का तर्क है ऐसा। अगला जो कारण है कंट्रोवर्सी का वो कि जो कठोर चयन प्रक्रिया होती है यूपीएससी के माध्यम से जो नियुक्तियां होती है उसमें, उसका पालन इस लैटरल एंट्री वाले नियुक्ति में नहीं किया जाता है। जैसे यूपीएससी के थ्रू जो होता है तो उसमें पीटी होता है, फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। इन तीनों बाधाओं को जो पार करते हैं वो फिर अंतिम सूची में अपना जगह बना पाते हैं और फिर वैसे लोगों की सूची यूपीएससी सरकार के पास भेज देती है और रिकमेंड करती है कि इन लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ, यूपीएससी अपॉइंट नहीं करता है या कोई भी कमीशन अपॉइंट नहीं करता है। किसी भी कमीशन का काम है एग्ज़ाम लेना और जो लोग सफल हुए हैं उनकी सूची सरकार के पास भेज देना और सरकार से रेकमेंड करना कि इन लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। बस इतना ही काम है किसी भी आयोग का। तो यूपीएससी भी यही करता है। लेकिन लैटरल एंट्री वाले मामले में पीटी और मेंस इन दोनों को बाईपास कर दिया जाता है। सीधे इंटरव्यू में बुलाया जाता है और यूपीएससी इंटरव्यू लेती है, उसके आधार पर वो तय करती है कि किन लोगों को सेलेक्ट करना है, किन को सेलेक्ट नहीं करना है। तो एक ये भी इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि जो चयन प्रक्रिया है वो बहुत रिगरस नहीं है, बहुत कठोर नहीं है, बहुत पारदर्शी नहीं है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लैटरल एंट्री की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सरकार का कहना है कि भाई इसके माध्यम से हम कुछ डोमेन एक्सपर्ट्स लोगों को सिस्टम में लाना चाहते हैं, सरकार में लाना चाहते हैं, सरकारी मंत्रालयों और विभागों में लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई माइनिंग का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई रोड ट्रांसपोर्ट का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई एविएशन का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट हो सकता है। तो ऐसे लोगों को हम लाना चाहते हैं सरकार में ताकि उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है उसका हम भरपूर दोहन कर सकें और उसका लाभ देश को मिले, ताकि हम एक वेलफेयर स्टेट होने का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कर सके। तो सरकार का ये तर्क है जो उचित मालूम पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से जो लोग सेलेक्ट होते हैं, खास करके जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको सामान्यज्ञ बोला जाता है, जनरलिस्ट बोला जाता है। उनके पास किसी भी फील्ड का एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, उनको सारे चीज़ों की थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो आईएएस के केस में भी ये कहावत पूरी तरीके से लागू होती है। आईएएस की ट्रेनिंग भी इस हिसाब से होती है कि भाई उनको प्रशासन का अनुभव है, सरकार में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, प्रशासन को कैसे सुचारू ढंग से चलाया जाता है, इन सब चीज़ों का उनके पास नॉलेज और अनुभव दोनों होता है। लेकिन वो तकनीकी जो फील्ड है उसके एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं किसी डॉक्टर को जो नामी डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट में लाया जाए। कोई जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है और किसी प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहा है, क्यों ना उनको एविएशन डिपार्टमेंट में लाया जाए। तो ऐसे लोगों की सेवा सरकार लेना चाह रही है कुछ समय के लिए। ऐसा भी नहीं है कि उनको फुल टाइम
के लिए नियुक्त किया जा रहा है, वो शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, शॉर्ट सर्विस के लिए आ रहे हैं, 3 साल या 5 साल अपनी सेवाएं देंगे और फिर जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो सरकार का जो ये लॉजिक है मुझे तो ठीक लगता है। दूसरा जो कारण है शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर। अभी भारत में लगभग 1500 आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 1951 में भारत में जो आईएएस का स्वीकृत पद था 1232 था और 957 लोग कार्यरत थे, 275 सीटें वैकेंट थीं। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 22.32 होता है। फिर आते हैं 2001 में। 2001 में जो ये गैप है वो सबसे कम था। केवल जो स्वीकृत पद है 5159, उस पर कार्यरत हैं 5118 लोग, यानी केवल 41 पोस्ट वैकेंट है। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो 0.79% सीटें खाली थीं। अब 2012 में आते हैं। 2012 में जो सैंक्शनड पोस्ट है 6154 है। टोटल जितने लोग कार्यरत थे उस समय उनकी संख्या है 4377। 1777 पोस्ट वैकेंट है, यानी अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 28.87% सीटें खाली थी 2012 में। अभी वर्तमान में बात करें 2021 तक का ही डेटा है, तो 2021 में 6746 टोटल स्वीकृत पद थे आईएएस के, जिसमें से 5231 पदों पर लोग कार्यरत हैं और 1515 पोस्ट वैकेंट है, यानी 22.45%। अब चूँकि लगभग 1500 सीटें खाली है आईएएस की, इसी गैप को भरने के लिए सरकार ये एक शॉर्ट टर्म विकल्प अपनाती है कि लैटरल एंट्री के थ्रू कुछ लोगों को लाते हैं ताकि उनके पास जो एक्सपर्ट नॉलेज है उसका भी हम फ़ायदा उठा सकें, और जो हमारे पास आईएएस ऑफिसर की कमी है उस गैप को भी हम भर सकें। तो ये दूसरा कारण। अब लैटरल एंट्री की कुछ कमियां हैं, इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे लोगों का कहना है कि जो लैटरल एंट्री के थ्रू जिन लोगों को आप अपॉइंट करते हैं उनके पास तो पब्लिक एक्सपोजर है ही नहीं। लेकिन इस बात में भी दम नहीं है, क्योंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी रहा हूं। मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं कि आज के समय में एलपीजी की नीतियों के आने के बाद 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर स्टार्ट हुआ, उसके बाद से अभी तक सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच की जो दूरियां थी वो आहिस्ता आहिस्ता घटती ही जा रही हैं। और अभी वर्तमान स्थिति ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच पूरी तरीके से समानता आ चुकी है, केवल एक बात को छोड़ करके। वो एक ये है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य है अपने मुनाफे को हर हाल में बढ़ाना, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला उद्देश्य है वो है जन कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। ये दोनों में मूल अंतर है जो हमेशा ही बना ही रहेगा। बाकी जो ऑफिस का जो वर्क कल्चर है वो दोनों जगह सेम है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा कंपटीशन, वर्क कल्चर में कंपटीशन ज़्यादा है, तो पब्लिक सेक्टर में भी उन चीज़ों को अब कॉपी किया जा रहा है। इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर से लोगों को हम ला रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, कि वहाँ का जो उनका जो वर्क कल्चर है, वहाँ जो उनकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो तकनीकी वो यूज़ कर रहे हैं, उसको भी हम कॉपी कर सके सरकारी सिस्टम में। इसलिए तो हम ला रहे हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हायरार्की होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हायरार्की है।
वहाँ भी कार्यालय में उसी तरीके की सारी व्यवस्था है, और प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लगभग उसी तरीके की व्यवस्था है। तो कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात कि केवल लेटरल एंट्री में प्राइवेट सेक्टर से ही लोगों को नहीं लिया जा रहा है। ऊपर तो यहाँ बताया गया ना कि जो 45 पोस्ट के लिए यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें बताया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब इन सारे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी सरकार में काम करने वाले लोग भी लेटरल एंट्री के थ्रू ऊपर के पदों पर जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर वाले भी जा सकते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर में पहले ही से है, आप उनको कैसे कह रहे हैं कि पब्लिक एक्सपोजर उनके पास नहीं है? और अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो एक तो मैंने बताया कि दोनों के बीच अब अंतर कुछ है ही नहीं। दूसरी बात कि आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां विद्यमान है, जैसे रिलायंस है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि कई सरकारों के आकार से इनका आकार बड़ा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें जो कार्यरत लोग होंगे उनके पास पब्लिक एक्सपोजर नहीं होगा? तो इस लॉजिक में भी कोई दम नहीं है। मतलब ये आलोचकों का कहना है। ऊपर जो मैंने कंट्रोवर्सी का कुछ कारण गिनाया है वो अपोजिशन के लीडर्स का कहना है, और ये आलोचकों का कहना है कि उनके पास पब्लिक एक्सपोजर नहीं होता है। दूसरा लोगों का कहना है कि कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। इस बात में कुछ दम है। हितों का टकराव का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई प्राइवेट एविएशन कंपनी का आदमी है, या किसी माइनिंग कंपनी में काम करने वाला आदमी है, या किसी पेट्रोलियम कंपनी में काम करने वाला आदमी है, और वो 5 सालों के लिए या 3 सालों के लिए सरकार में आता है। तो उसको पता है कि 5 सालों बाद मैं फिर कहाँ जाऊँगा, जहाँ से आया हूँ वहीं मुझे जाना है। तो इस बात पर डाउट होता है कि 5 साल जब वो सरकारी तंत्र का हिस्सा रहेंगे तो वो किसके लिए काम करेंगे? क्या कुछ वो ऐसी नीतियाँ नहीं बनाएंगे या कुछ ऐसे निर्णय नहीं लेंगे जिनके आधार पर वो जहाँ से आए हैं उस क्षेत्र को फ़ायदा पहुँचे, ताकि जब यहाँ से 5 साल के बाद वापस ये वहाँ जाएं तो ये वहाँ बुलंदियों पर पहुँच सके? तो इस बात को लेकर के डाउट होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि जो लोग रिक्रूट किए जाते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के लेवल पर, यानी डेप्यूटी सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पद पर, तो उनके ऊपर भी उनका बॉस है। सामान्यतया जो पॉलिसी डिसीजन है उसमें सेक्रेटरी की चलती है, जॉइंट सेक्रेटरी ये सब ऑपरेशनल पोस्ट है। तो स्क्रूटनी के लिए, इनके डिसीजन को स्क्रूटनी के लिए ऊपर लोग हैं। तो बहुत यहाँ भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मेरा भी यही कहना है कि लेटरल एंट्री बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ लोगों को अगर सिस्टम में ला रहे हैं ताकि उनके पास जो एक्सपर्टीज़ है उसका दोहन हो सके, सरकार को उसका लाभ मिल सके, और इसके पीछे अगर सरकार की नीति साफ़ सुथरी है, सरकार की नीयत साफ़ सुथरी है, तो इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है वो पूरी तरीके से बंद ही हो गया, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोगों को लाया जा रहा है, किसी तकनीकी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को, ताकि सरकार उनकी योग्यता का इस्तेमाल कर सके भरपूर तरीके से। अभी तक इतना इस पर हाय तौर पर मचा हुआ है, फिर भी जैसा मैंने पीछे बताया कि अभी तक केवल 63 लोगों को ही रिक्रूट किया गया है। तो बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है रिक्रूटमेंट में, और जनरली यूपीएससी का जो डे टू डे का काम है, उसका जो रूटीन काम है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं ही करती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ और भी है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी विचारधारा सरकार से मेल नहीं खाती है, सरकार से वो अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन वो अपने फील्ड के जाने माने लोग हैं, बहुत बड़े दिग्गज हैं, बहुत नाम कमाया है उन्होंने, बहुत काम किया है। तो कुछ वैसे लोगों को भी लाना चाहिए सरकार में, भले ही विचारधारा उनकी कुछ भी हो।
तो रिक्रूटमेंट के मामले में मेरा एक विचार ये है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और रिजर्वेशन रूल्स की बात है तो जहाँ तक पॉसिबल हो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिनके पास जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है हिस्ट्री में लंबे समय तक, वैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए थोड़ा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना ही पड़ेगा, तब वो मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे। तो अगर पॉसिबल हो तो रिजर्वेशन पॉलिसी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट होने की इस पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कोई बंदा है जो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत उसके पास अपने फील्ड का नॉलेज है, लेकिन इत्तेफाक से वो रिजर्वेशन वाले क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो ऐसे में तो भाई सरकार उसको नहीं ला सकती है। उस कंडीशन में सरकार थोड़ा सा बाईपास कर सकती है रिजर्वेशन रूल्स को। लेकिन हाँ, कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना इसका पालन किया जाए। शुरू में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि लेटरल शब्द से आप लोगों को परिचित करवाना भूल गया था। लेटरल का हिंदी में मतलब होता है पार्श्व, और लेटरल एंट्री इसके साथ जब लग जाता है तो पार्श्व प्रवेश। अब एक और क्लिष्ट शब्द आ गया, पार्श्व। पार्श्व का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पीछे की जगह, पीछे का हिस्सा या पीछे का स्थान। तो पार्श्व प्रवेश का मतलब हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज़ और चर्चा करते हैं। आप लोग सुने होंगे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर होते हैं, इनको भी हिंदी में बोलते हैं पार्श्व गायक। पार्श्व गायक क्या होता है? तो इनको कभी भी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता है, ये पर्दे के पीछे ही रहते हैं और पीछे से अपनी आवाज़ देते हैं। इनकी आवाज़ को प्री रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और जब शूटिंग के समय जब नायक नायिका शूटिंग कर रहे होते हैं तो वो लोग इनके प्री रिकॉर्डेड साउंड के ऊपर लिपसिंग करते हैं। लेकिन आवाज़ इनकी होती है, लेकिन इनको कभी भी स्क्रीन पर नहीं लाया जाता, मतलब सामने नहीं लाया जाता, पीछे ही ये रहते हैं। तो लेटरल एंट्री का भी मतलब यही हुआ कि सरकार में किसी को लाने के लिए अगले दरवाजे से न लगा के पीछे से किसी को प्रवेश करा देना, पार्श्व प्रवेश, यानी पीछे से किसी को प्रवेश करा देना, यही हुआ लेटरल एंट्री। आगे से प्रवेश का मतलब कि थ्रू यूपीएससी के माध्यम से जो पीटी मेंस इंटरव्यू, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत किसी को प्रवेश देना, तो वो आगे से प्रवेश हो गया। और यहाँ पार्श्व प्रवेश यानी इस चीज़ को बाईपास करके पिछले दरवाजे से किसी को सिस्टम का हिस्सा बना देना, यह लेटरल एंट्री हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।